आप सब ने हर्पिस जोस्टर की केस मैनेज की होगी। आइदर वो ट्रंक में हो सकती है या फिर फेशियल रीजन में, ऑक्सीपिटल रीजन में, थाई में। मैंने तो बहुत जगह पर हर्पिस देखा है। फ्रंट में, बैक में, फेस में, थाई में, कहीं पर भी वो हो सकती है हर्पिस जोस्टर। तो आप सब ने मैनेज की होगी हर्पिस जोस्टर की केस। तो क्या क्या दवाइयाँ सब आप सब प्रिस्क्राइब करते हो हर्पिस जोस्टर की ट्रीटमेंट के लिए? मैं पहले रूरल हेल्थ सेटअप में प्रैक्टिस करता था। वहाँ पर एक सर्जन ने उस एक मरीज़ था, थाई में हर्पिस जोस्टर था, तो उसको वो एडमिट था एक्चुअली वो केस। और वो सर्जन ने क्या प्रिस्क्राइब किया था कि प्रेडनिसोलोन 20-30 mg वैसा ही था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पर डे फॉर 10 डेज टैबलेट प्रेडनिसोलोन। और उसके बाद गाबापेंटिन, उसके बाद असाइक्लोवीर और ट्रामाडोल। हाँ, ये इतना दवाई था शायद। ट्रामाडोल भी था, गाबापेंटिन भी था, असाइक्लोवीर भी था और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी था। तो क्या ये प्रिस्क्रिप्शन सही है? यदि थाई में हर्पिस जोस्टर हुई है तो ऐसे ही प्रिस्क्राइब करते हो? आप सबकी राय क्या है? आप सब कमेंट करके जानकारी करा सकते हो मुझे। देखिए, इससे अच्छा तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिस्क्राइब कर देगा, राइट? तो कैसे हम प्रिस्क्राइब करें हर्पिस जोस्टर में ड्रग्स? देखिए, एंटीवायरल देना है कि नहीं देना है, एसाइक्लोविर देना है कि नहीं देना है, ये किस पर डिपेंड करता है? वो वायरस की मल्टीप्लिकेशन कितनी हो रही है। अगर मरीज 3 दिन के बाद आते हैं और सिम्टम्स 3 दिन से है, तो इसका अर्थ क्या हो गया कि वायरस मल्टीप्लिकेशन अभी रुक गई है, वो देने से कोई फ़ायदा नहीं है। यदि मरीज़ की उम्र 65 बरस से ज़्यादा है, उस वक़्त दे सकते हैं, या फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ है, या फिर आँख वाली भाग में फोका है, तो उस वक़्त हम दे सकते हैं, अन्यथा देने से फ़ायदा नहीं है। एंटीवायरल की रेजिस्टेंस बढ़ेगी, घाटा ही होगी, पैसा खर्च होगा, एंटीवायरल रेजिस्टेंस होगी। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या हम सभी मरीज को देते हैं? देखिए, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या है? इम्यूनो सप्रेसेंट है, इम्यून सिस्टम को डाउन कर देती है। और उस वक्त जब भी फोका आया है, उसमें क्या होती है? सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की चांस रहती है। अगर इम्यून सिस्टम आपकी अच्छी है होती है तो वो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होने देगी और वो फोका सब कुछ हफ्ते में ठीक हो जाएगा। लेकिन यदि सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो फिर एंटीबायोटिक भी प्रिस्क्राइब करना पड़ेगा, राइट? तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हमें सभी मरीज को देने की ज़रूरत नहीं है। यदि मरीज को ऑपियोइड एनाल्जेसिक सबसे भी पेन रिलीव नहीं हो रहा है, तब भी हम 10 दिन के लिए प्रेडनिसोलोन कंसिडर कर सकते हैं सेलेक्टिवली, लेकिन वी डू नॉट प्रिस्क्राइब प्रेडनिसोलोन टू एवरीवन। तो पेन के लिए क्या प्रिस्क्राइब करेंगे? पेन तो सभी मरीज कंप्लेन करता है, दर्द तो सभी को होता है, तो उसमें क्या है? तो आपको एनाल्जेसिक लैडर फॉलो करना है। देखिए, पहले सीटामोल, पैरासीटामोल, एनेसेड्स, इससे नहीं हुआ, उसके बाद हम ओपियोइड्स की तरफ जाएंगे, ऑक्सीकोडोन दे सकते हैं। उसके बाद नहीं होगा तब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कंसिडर कर सकते हैं, राइट? और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? गाबापेंटिन। तो इस ऑर्डर में हमें जाना है पेन के लिए। जब भी पेशेंट को एक्यूट न्यूराइटिस हो रही हो, उस वक़्त की मैं बात कर रहा हूँ, मैं पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया की बात नहीं कर रहा हूँ। पोस्ट हर्पेटिक मतलब न्यूरल्जिया कहने का अर्थ वो हर्पिस की फोका सब ठीक हो गई और मरीज को महीनों से दर्द हो रहा है, करंट जैसा लगता है उस भाग में, तो उसे पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया कहते हैं। उसमें तो हम गाबापेंटिन, एमिट्रिप्टिलिन देते हैं। लेकिन जब भी एक्यूट न्यूराइटिस की केस हो, उस वक्त
देने से फ़ायदा नहीं है, शुरू में देने से फ़ायदा नहीं है, वो लास्ट ऑप्शन है। तो ये मैं अपने आप से खुद बना कर नहीं कह रहा हूँ। अगर आप स्टैंडर्ड गाइडलाइन देखोगे, इन्फेक्शियस डिजीज़ सोसाइटी ऑफ अमेरिका की गाइडलाइन देखोगे, अध्ययन करोगे, तब आपको ये बात मालूम चलेगी। वो नहीं तो बंडल ट्रीटमेंट कर दो भाई, सभी मिला दो, गाबापेंटिन भी रख दो, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी रख दो, एनाल्जेसिक्स भी रख दो, कुछ साइक्लोवीर भी रख दो, तो ये क्लिनिकली जजमेंट तो नहीं हुआ ना।